नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे और आजाद की मुखबिरी की थी। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी, लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की सजा। जन्म तथा प्रारंभिक जीवन। अपने पैतृक गांव में चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाबरा गांव, अब चंद्रशेखर आजादनगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला बैसवारा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाबरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। 5 आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता। अतएव बचपन में आजाद ने भी बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। पहली घटना 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पन-शून्य जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आजाद कहता था, बेंत की सजा दी गई। उसे नंगा किया गया और बेंत की टिकटी से बांध दिया गया। बेत एक एक कर उस पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते पर वह हर बेत के साथ चिल्लाता, भारत माता की जय। वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। चंद्रशेखर आजाद। झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियां।
चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धिमारपुर गांव में अपने इसी छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। क्रांतिकारी संगठन। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचींद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ 10R0A0 का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आजाद का पिस्तौल छीन लिया तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आजाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आजाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत के कसकर चांटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आजाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पैम्फलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया था। शचींद्रनाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 10R0A0 के गठन के अवसर से ही इन तीनों प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी में इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्ला खां ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने से इस मुकदमे के दौरान दलपाय निष्क्रिय ही रहा। एकाध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश यह योजना पूरी न हो सकी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य इस नई पार्टी में विलय कर लेने चाहिए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एकमत से समाजवाद को दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल घोषित करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। लाला लाजपत राय का बदला।
17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला। पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक चन्नन सिंह ने दोनों का पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बंदूक से उसे भी गोली मारकर समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। केंद्रीय असेंबली में बम। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। चरम सक्रियता। आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आजाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी। उसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया है। इसकी कठोर आलोचना मनमथनाथ गुप्त ने अपने लेखन में की है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नेहरू ने आजाद को दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपए दिए थे, जिनमें से 448 रुपए आजाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले थे। संभवतः सुरेंद्रनाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ था, पर 1928 से 31 के बीच शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया, जबकि यह बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आजाद पर दल की पूरी जिम्मेवारी आ गई। सैंडर्स वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की। आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका तो इससे आजाद क्षुब्ध थे, क्योंकि इसमें वायसराय तो बच गया था पर कुछ और कर्मचारी मारे गए थे। आजाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण बोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में पड़ गई थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया था। आजाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर तथा विश्वनाथ वैशंपायन थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आजाद से एक पार्क में मिलने जाते वक्त शहीद कर दिया था। बलिदान। H0S0R0A0 द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर ही दिया था। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें।
अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी C0I0D0 का S0S0B0 नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गयीं। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में प्रयागराज के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू को साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रयागराज की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा हो। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को शचीन्द्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। इससे कुछ ही दिन पूर्व 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आजाद भेष बदलकर उनकी शवयात्रा में शामिल हुए थे। व्यक्तिगत जीवन। भारत सरकार ने 1988 में महान बलिदानी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। आजाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था और इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। एक बार वे दल के लिए धन जुटाने हेतु गाजीपुर के एक मरणासन्न साधु के पास चेला बनकर भी रहे ताकि उसके मरने के बाद मठ की संपत्ति उनके हाथ लग जाए। परंतु वहां जाकर जब उन्हें पता चला कि साधु उनके पहुंचने के पश्चात मरणासन्न नहीं रहा अपितु और अधिक हट्टा कट्टा होने लगा तो वे वापस आ गए। प्राय सभी क्रांतिकारी उन दिनों रूस की क्रांतिकारी कहानियों से अत्यधिक प्रभावित थे। आजाद भी थे, लेकिन वे खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में ज्यादा आनंदित होते थे। एक बार दल के गठन के लिए बम्बई गए तो वहां उन्होंने कई फिल्में भी देखीं। उस समय मूक फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्मों के प्रति विशेष आकर्षित नहीं हुए। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते जी देख न सके। सभी उन्हें पंडित जी ही कहकर संबोधित किया करते थे। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।